So hello everyone, this is Vaibhav here and I am back with another problem on our advanced problem series. So today our question is not too tough, but yes, it is 100% relevant for upcoming JEE Advanced. So let us check the statement of the question and then we'll proceed to our solution part. Okay, so this is the statement of the question. A surface, wait for a minute. Okay. The surface mass density of this is your uniform disk circular semicircular disk of radius r, having total radius r, and its mass density is given like this. और so important चीज यहाँ पर ये है, अगर आप देखो इसकी मास डेंसिटी हमें दी हुई है a क्रॉस r का मॉड, where a is a constant vector along x axis. तो ये अपना x axis है पॉजिटिव x, यहाँ पर अपन कोई भी एक पॉजिटिव x axis पे एक a वेक्टर मान सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड हमें पता नहीं, कांस्टेंट है बट। और एक दूसरा वेक्टर है r विच इज पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सो दिस r है, मान लो यहाँ पर मास है तो उस मास का पोजीशन वेक्टर ये है, यहाँ पर अगर मास है तो ये पोजीशन वेक्टर ये है। तो आप देख सकते हो कि एक वेक्टर यहाँ पर कांस्टेंट है इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट आर जो है ये मैग्नीट्यूड पे भी और डायरेक्शन पे भी दोनों पे चेंजिंग है। तो हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और नाउ दिस सिस्टम इज केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड अ फोर्स एफ। अब देखेंगे यहाँ पर एक फोर्स लगा रहे हैं, ये एफ फोर्स लगा रहे हैं इस जगह पर, और हम चाहते हैं कि बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन करे, रोटेशन ना करे। तो हमें पूछा जा रहा है कि किस हाइट पे ये फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे कि ऐसा हो। ठीक है, तो ये सवाल है। अब इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पे आते हैं। ओके, सो यहाँ पर बोला ऐसा जा रहा है कि वी वांट ट्रांसलेशन मोशन। अपन को ट्रांसलेशनल मोशन चाहिए, तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि हाँ, नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो एक इसका फोर्सेस अगर देखें तो एक रिएक्शन होगा, एक वेट होगा, और आप तीसरी फोर्स बोल सकते हो कि जो एफ लगा रहे हो आप ये है। तो नॉर्मल और वेट तो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इस बॉडी का जहां पर भी सेंटर ऑफ मास है इसके अबाउट ये एफ फोर्स पास करना चाहिए, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ टॉर्क, और उस टॉर्क के कारण बॉडी रोटेट भी करने वाला है। सो बेसिकली अगर मैं बोलूं तो इस सवाल पे आपको कुछ भी नहीं, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट ढूंढ लेना है। अगर आप सेंटर ऑफ मास ढूंढ लेते हैं तो बस आप ये समझ सकते हो कि उससे आप एच बहुत इजीली बता पाए। तो चलो अपन कैलकुलेट करते हैं कि सेंटर ऑफ मास कैसे देखना है। सो ये मेरे पास मेरा बॉडी है, और मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से कुछ एच डिस्टेंस दूर मैंने अगर एक ऐसा मास लिया, ठीक है, तो इस मास के लिए पोजीशन वेक्टर आर है, और आप बोल सकते हो, और अगर मैं यहाँ पर सेम मास दूं तो इसके लिए पोजीशन वेक्टर भी कुछ दूसरा आर है, या आर टू हो गया मान। तो आप देख सकते हो पोजीशन के साथ साथ यहाँ पर आप आर वेक्टर को रोटेट करते हुए देख रहे हो। तो अगर आप यहाँ पर मास डेंसिटी को ध्यान से देखें तो वो है आपका ए क्रॉस आर का मैग्नीट्यूड, मतलब आप बोल सकते हो ए मॉड इंटू आर मॉड टाइम्स ऑफ साइन थीटा। थीटा इनके बीच का एंगल, एंगल बिटवीन ए एंड आर। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये टर्म तो कांस्टेंट है, ये जो टर्म है ये वेरिएबल हो गया, और ये टर्म भी वेरिएबल हो गया। थीटा चेंजिंग है बिकॉज जैसे जैसे अलग अलग मासेस के लिए जाओ, एक के लिए थीटा ये है, दूसरे के लिए थीटा कुछ और है। तो यस, थीटा भी चेंजिंग है, और आर का मैग्नीट्यूड भी चेंजिंग है, बिकॉज अगर मैं इस लेंथ इस मास के लिए लिख रहा हूँ तो ये आर है, और अगर आगे वाले मास के लिए लिखूंगा तो आर मेरा थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। तो यस, दीज टू थिंग्स आर वेरिएबल हियर। सो अगर अपन इसको ऐसा सोचें कि क्या मुझे एलिमेंट ऐसा ले लेना चाहिए, बिकॉज मुझे तो सेंटर ऑफ मास चाहिए ना, मुझे यहाँ पर सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो आप क्या बोल सकते हो, आपको ये पता होगा कि
एक इम्पॉर्टेंट चीज और यहाँ पे समझ लो, फिर मैं उस पे आता हूँ। तो यहाँ पर आप ये समझ लो ना कि लेफ्ट साइड और राइट साइड का बॉडी सिमेट्रिक है अबाउट दिस वाई एक्सिस। बिकॉज आप यहाँ पर देख सकते हो मास डेंसिटी यहाँ पर हो जाएगा 90 प्लस थीटा के साथ ऑर्डर चलेगा, और यहाँ पर थीटा के साथ चल रहा है, और आप देख सकते हो कि आर पर्टिकुलर आर पे आपको मास डेंसिटी सेम मिलने वाली है। तो ये दोनों इसके अबाउट सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब क्या है कि वाई सी ओ एम, एक्स सी ओ एम ऐसा लिख लेता हूँ, इसके अबाउट एक्स सी ओ एम आप ओरिजिन के अबाउट 0 मान सकते हो। मतलब आप बोल सकते हो कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पर ही लाई करे, lie on वाई एक्सिस। सेंटर ऑफ मास आपका वाई एक्सिस पे लाई करने वाला है, ये हमने यहाँ से सीखा। चलो ठीक है, अगर सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो क्या ऐसा एलिमेंट ले लें? तो सोचते हैं क्या ऐसा एलिमेंट लेना ठीक होगा, बिकॉज यहाँ पर मैंने आर को कांस्टेंट रख दिया है, आर मेरा कांस्टेंट हो गया है। इस पर्टिकुलर सेमी सर्कल सा रिंग सा अगर बोलूं तो आर पे जाके डी आर का अगर मैं एक एलिमेंट लूं तो यहाँ पर आर कांस्टेंट हो गया। बट एक बात देखने लायक है यहाँ पर कि आपको जब सेंटर ऑफ मास लिखना होगा तो वो होगा आपका इंटीग्रल बाई डीएम अपॉन इंटीग्रल डीएम। तो यहाँ पर y क्या होता है? एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास ना, जो एलिमेंट लिए उसका सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर अगर देखो तो ये नॉर्मल रिंग सा नहीं है यार, यहाँ पर मास डेंसिटी अलग अलग है ना, तो इस पे 2r/पाई अगर आप लिखना चाहें तो ये रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर मास कम है, यहाँ पर मास 90 के पास जब पहुंच रहा हूँ तो यहाँ पर मास डेंसिटी हाई है। ये नॉर्मल सेमी सर्कुलर लूप नहीं है, इस वजह से मैं बोलूंगा कि यस, ये वाला रिजल्ट आप यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। और अगर से यूज नहीं करेंगे तो अगर मैं ऐसा स्ट्रिप लूँ तो मेरे लिए एक नया सवाल एक जन्म देता हुआ दिख रहा है ये, बिकॉज आपको इस पूरे स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। तो यस, ये वेस्ट है, ऐसा करना वेस्ट है, इसमें मजा नहीं आएगा अपने को। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि क्या करना चाहिए मुझे। तो मुझे यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर सोचो तो मान लो मैं यहाँ से किसी थीटा डिग्री पे गया और यहाँ पर एक डी थीटा विड्थ का मैंने एलिमेंट, डी थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट लिया। तो इस तरह से ऐसा सर्कल सा ही बना, ये एंगल थीटा मान लिया। और आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ए वेक्टर से ही मैंने एंगल लिया है, तो ये जो आर लेंथ का मैंने लिया है ये डी थीटा एंगल हो गया। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है मैं लिख सकता हूँ आर डी थीटा। और एक चीज और, ये तो मैंने थीटा पे वेरिएशन देखा, मैंने आर पे भी वेरिएशन देखा। मैं आर पे जाकर यहां से एक छोटा सा डी आर लेंथ आगे ले लेता हूं। तो ये कुछ इस तरह का एलिमेंट बन रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ ये कुछ इस तरह का एलिमेंट बनेगा ऐसा, और आगे पे कुछ ऐसा। तो ये जो एलिमेंट है ना, इस एलिमेंट का अगर एरिया लिखना है तो अच्छा, ऐसे करने से क्या फायदा हुआ? अब देखो इस एलिमेंट के लिए आप बहुत इजीली एरिया लिख सकते हो, उसका सेंटर ऑफ मास निकालने में परेशानी होगी नहीं, बिकॉज ये बहुत छोटा सा एलिमेंट है तो इसका सेंटर ऑफ मास इस पे ही मान सकते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास इस पे ही मान सकते हैं। तो ये चीज हमारे लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान कर सकता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इस पे और आगे आता हूँ। तो इसके एरिया की अगर बात करूँ तो इसका एरिया मैं लिख सकता हूँ सिग्मा विच इज मॉड ए टाइम्स ऑफ मॉड ए को, अब मैं ए लिख रहा हूँ। ओके, सो ए आर, ये मैंने आर डिस्टेंस पे गया हूँ मैं, सो ए आर। और यहाँ पर जो थीटा है, हमें जो थीटा मैंने लिया वही थीटा मेरा ओरिजिनल थीटा भी है, बिकॉज ये ए वेक्टर था और ये आर वेक्टर है, इनके बीच का एंगल थीटा। तो ये हो गया मास डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय इसका एरिया। सॉरी, ये तो मैं डीएम मास लिख दिया एक तरह से, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको अपन डीएम लिख रहे हैं, इसका छोटा सा जो मास है वो लिख ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डीएम इज ए आर साइन थीटा, और इसका एरिया क्या लिख ले, इसका ये वाला लेंथ है आर डी थीटा और इसका ये विड्थ है डी आर। तो मैं लिख लूंगा यहाँ पर आर डी थीटा टाइम्स ऑफ डी आर। तो ये हो गया आपका डी ए और ये हो गया आपका सिग्मा। तो आप बोल सकते हो कि हाँ, आपको इस एलिमेंट की मास मिल चुकी है।
अगर इसका मास हमें मिल चुका है तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास हमें पता है? हाँ, यहाँ पर ही लाया करेगा, बहुत छोटा सा मास है तो इसके सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर ही लाया करेगा। बट याद रखना है आपको आर नहीं लेना, आपको उसका वाई कोऑर्डिनेट लेना है ना, वाई सी ओ एम के लिए। तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा, ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा। तो बहुत आसान है, ये आर है ये थीटा है, तो दिस विल बी आर साइन थीटा। ये लेंथ अपना आर साइन थीटा होगा। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास वाई सी ओ एम की बात करूं, वो हो जाएगा इंटीग्रल वाई डी एम अपॉन इंटीग्रल डी एम। तो यहाँ पर y के बदले आप लिख दो ये वाली क्वांटिटी विच इज r sin थीटा। तो y सी ओ एम की अगर बात करें तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ r sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई dm। dm आप ऊपर निकाल चुके हो, a r sin थीटा टाइम्स ऑफ r d थीटा dr। और नीचे भी आप dm के टर्म को लिख के उसे इंटीग्रेट कर सकते हो। अब सेकेंड बात होगी यहाँ पर इसके लिमिट्स की, तो वो भी अपन देख लेते हैं। एक सेकेंड बस इसे मैं नोट डाउन कर दूं। सो इट विल बी ए आर साइन थीटा आर डी थीटा इंटू डी आर, ऐसा कुछ। अब देखो यहाँ पर हमें दो तरह की वेरिएशन चाहिए। पहले मैं क्या कोशिश करूंगा, पहले मैं कोशिश करूंगा कि इस जगह के पूरे इस आर पे और इस थीटा पर, थीटा को कांस्टेंट मानते हुए पूरे इस मास को ले लूंगा। इस जगह पर होने वाले मास को पहले मैं इंक्लूड कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जब इंक्लूड कर रहा हूं तो मैंने क्या कांस्टेंट माना है, थीटा को कांस्टेंट मान के इसे इंक्लूड कर लिया। फिर जब ये मासेस हो जाएंगे तो ऐसे ही मासेस मुझे थीटा के साथ वेरिएशन करेंगे, और थीटा के साथ वेरिएशन करने पे मुझे थीटा का लिमिट लेना पड़ेगा, मतलब डबल आपको इंटीग्रेशन यहाँ पर करना पड़ेगा। तो पहला लिमिट अपन आर का ले लेते हैं। तो आर का लिमिट है यहाँ पर 0 टू कैपिटल आर, और थीटा का लिमिट है, यहां से ऐसे एलिमेंट लेना शुरू होगा और यहां तक लेंगे तो मतलब 0 से पाई। तो ये अपना इंटीग्रेशन बनेगा 0 टू आर अपॉन 0 टू पाई। ये कुछ इस तरह का मुझे यहाँ पर इंटीग्रेशन बनाना होगा। तो बहुत आसान है, देखने में ये डिफिकल्ट लग रहा है, कोई खास बात नहीं, और आप इसके साथ यूज टू हो गया आई थिंक, अगर आप जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हो। तो बिल्कुल सही है। तो अब हमें इसे बहुत इजीली इंटीग्रेट कर लेना है। तो देखो आर का टर्म पहले अपन थीटा को कांस्टेंट मानते हुए आर को इंटीग्रेट करते हैं, फिर अपन थीटा को इंटीग्रेट कर लें। तो पहले आर को देखो, आर का एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, आर क्यूब है, और अपने पास डी आर के साथ इंटीग्रेट करना है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ इस कांस्टेंट को, जो भी कांस्टेंट है यहाँ पर, विच इज ए साइन थीटा डी थीटा। ये अपना कांस्टेंट हो गया, ए साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। और यहाँ पर इंटीग्रल बना रहे हैं अपन आर क्यूब इंटू डी आर, और इसको अपन ऐसा मान रहे हैं। और फिर सेकेंडली अपन इसको भी इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। आप इसको एक साथ भी कर सकते हो, मैं थोड़ा सा क्लियर करने के लिए ऐसा करता हूँ, ठीक है। और नीचे की तरफ अगर लिखें तो सेम टर्म आपका आएगा, बट यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा का डेरिवेटिव वो कांस्टेंट ए आर स्क्वायर का टर्म बनेगा यहाँ पर। बिल्कुल ठीक है। तो इंटीग्रल आर स्क्वायर डी आर, और यहाँ पर ए साइन थीटा। होप कि मैंने कोई टर्म मिस ना किया हो। सो ए साइन थीटा और आर स्क्वायर डी आर, ठीक है, सही आया। यहाँ पर एक डी थीटा का टर्म होगा तो वो ठीक है, बहुत कॉमन सी बात है। तो अगर आगे देखूँ तो इसे इंटीग्रेट वगैरह कर सकते हैं, ये बन जाएगा आर टू द पावर 4/4। इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट्स रखने पर, और ये हो जाएगा। अब इसके बाद इस टर्म को अभी फिलहाल ऐसा ही रख लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। और अब इस टर्म पे बन जाना है मेरा r³/3, और साथ में a साइन थीटा डी थीटा, ऐसा कुछ यहाँ पे बन रहा है, और कुछ यहाँ पे ऐसा बनता है। तो बस कैंसिलेशन वगैरह कर सकते हो। ऊपर की तरफ हो जा रहा है कुछ 3/4, ए साइन थीटा डी थीटा कैंसिल हो रहा है। बट अभी कैंसिल क्यों करेंगे अपन इसको, ये तो अपना इसका इंटीग्रेशन बनने वाला है, अभी कैंसिल वगैरह मत करो। ये मैंने थोड़ा अलग सा लिख दिया है, बट आप समझ रहे होगे, इसका भी इंटीग्रेशन करना है, तो ये ऐसे अभी कैंसिल वगैरह नहीं करेंगे। तो ये भी कांस्टेंट नहीं है अभी फिलहाल के लिए, थोड़ी देर के लिए कैलकुलेशन करने के लिए कांस्टेंट माना, तो कैंसिलेशन वगैरह यहाँ पे नहीं होगा। क्या लिखूंगा, 3/4 आर
बस एक आर का ही टर्म बचेगा, और अब यहाँ पर इंटीग्रल बच रहा है आपका, ए का भी टर्म यहाँ पर लिख लेते हैं, और इंटीग्रल यहाँ पर बन रहा है साइन स्क्वायर डी थीटा, और नीचे की तरफ इंटीग्रल बन रहा है साइन थीटा डी थीटा, और इसका लिमिट है 0 to π, और इसका भी लिमिट है 0 to π। यहाँ पर भी एक नीचे ए है, आई थिंक ए को मैं कैंसिल कर लूँ, तो कुछ ऐसा टर्म मुझे यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। तो ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख लो 1 - cos 2 थीटा, और फर्दर इंटीग्रेट कर लो। सो ये हो जाएगा कुछ 3/4 r, और ऊपर वाले टर्म को अगर देखें 1 - 2 cos थीटा, तो ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि इसका इंटीग्रल कैसा आ जाता है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 1 - cos 2 थीटा/2 d थीटा, और इसका इंटीग्रल मुझे करना है 0 to π, और नीचे की तरफ मैं लिख लेता हूँ इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा 0 to π। तो बहुत इजी है। फर्दर आप इस हाफ को बाहर ले सकते हो, तो 3/8 का टर्म बनता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा, 3/8, और आर का टर्म है, और 1 - cos, ठीक है, आर का टर्म है, और यहाँ पर इंटीग्रल अगर करूँ तो 1 d थीटा विल बी पाई माइनस cos 2 ω t/2। तो cos 2 ω t को मैं लिखूंगा साइन 2 थीटा, sin 2 थीटा, और इसका लिमिट रखेंगे 0 to π। फर्दर आप सॉल्व वगैरह कर सकते हो, नीचे की साइड करने वाला है साइन थीटा का डेरिवेटिव, तो साइन थीटा की डेरिवेटिव को अपन यहाँ पर लिख लेते हैं cos थीटा, और फ्रॉम 0 to π, साथ में नेगेटिव लगाते हैं, अपन इंटीग्रल का करेंगे। तो ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करूँ तो ये हो रहा है कुछ 3 ऐसा कुछ, और यहाँ पर एक पाई। अगर यहाँ पर लिमिट्स देखूं तो ये टर्म 0 बनता हुआ दिख रहा है, तो ठीक है, वो टर्म 0 हो गया। और नीचे अगर अपन देखें, सो नीचे का टर्म मुझे दिख रहा है cos पाई, और cos पाई माइनस cos 0 विच इज -2। तो एक 2 का टर्म माइनस ऑफ माइनस विल बी प्लस, तो ये मुझे कुछ YCOM देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इट इज 3/16 r/पाई, ऐसा कुछ मुझे YCOM मिल रहा है। और अगर ये YCOM है तो आप बोल सकते हो YCOM कहाँ से लिया है हमने, सेंटर से। तो ये फोर्स एक तरह से H भी है, बिकॉज H हाइट पे यहाँ से ही ऐसा फोर्स लगना चाहिए, फोर्स इसी हाइट पे YCOM से ही पास होना चाहिए। तो यही आपका आंसर है 3/16 r/पाई। और एक बार चेक करते हैं कि यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए था। तो 3 r/16, so value of k according to the given value of k should be 3. So this will be your next. थैंक यू वेरी मच। आपको अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड यस, सीरीज कंटिन्यू रखने के लिए लाइक करते रहें और कमेंट करते रहें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।